जी, तो और नेक्स्ट टॉपिक इज एग्रीगेट प्लानिंग इनपुट्स एंड आउटपुट्स। ये भी एक आसान टॉपिक है, टेक्स्ट को देख के परेशान नहीं होना। स्टार्ट करते हैं। तो अच्छी एग्रीगेट प्लानिंग के लिए, ठीक है, ज़रूरी है कि आपको कुछ मालूमात पहले से ही पता हो। ठीक है, तो ये वो 5 मालूमात हैं। ये अगर एज एन इनपुट आपको पहले से ही पता होंगी तो आप एक अच्छी एग्रीगेट प्लानिंग कर पाएंगे। इसके अगेंस्ट आप अच्छी आउटपुट्स प्रोड्यूस कर पाएंगे और आप बेहतर तरीके से डिमांड्स को मीट कर पाएंगे। ठीक है, इन पांचों इनपुट्स को बिजनेस प्लान भी कहा जाता है। एक एक करके अब डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज डिमांड फोरकास्ट। तो डिमांड फोरकास्ट एज एन इनपुट क्यों ज़रूरी है अच्छी एग्रीगेट प्लानिंग के लिए? तो फ़र्ज़ करें आपकी कंपनी है जो कि आइसक्रीम्स प्रोड्यूस करती है, आइसक्रीम्स बनाती है। तो आपको अगर डिमांड फोरकास्ट के ज़रिए पहले ही बता दिया जाए कि आने वाले साल में, यानी आने वाले 12 माह में, आपकी आइसक्रीम्स की जो डिमांड है वो तकरीबन 5 लाख होगी। ठीक है, और ये भी बता दिया जाए कि 5 लाख का मतलब ऐसे होगा कि 3,30,000 जो है वो गर्मियों में डिमांड होगी और बाकी मौसमों में 1,70,000 होगी। तो कुल मिला के 5 लाख होगी। तो ये एक अच्छी इन्फॉर्मेशन अगर आपको एज एन इनपुट, एज अ डिमांड फोरकास्ट पहले से ही पता लग रही है। क्योंकि एग्रीगेट प्लानिंग में आप क्या कर रहे होते हैं, आप जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि आपने वर्कर्स को कितना इस्तेमाल करना है, कितना हायर करना है, अपनी इन्वेंट्री को, जो रॉ मटेरियल है वो कितने रखने हैं। ठीक है, तो अगर आपको पहले से ही पता होगा कि फॉर इंस्टेंस गर्मियों में डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जानी है तो शायद आपको आइसक्रीम ज़्यादा बनानी पड़ रही हो। ज़्यादा आइसक्रीम्स प्रोड्यूस करने का मतलब ये है कि ज़्यादा रॉ मटेरियल इस्तेमाल होगा, ज़्यादा लोग चाहिए होंगे आपको। तो फिर आप उस हिसाब से आने वाले उन 12 माह की फिर प्लानिंग कर रहे होगे। ठीक है, तो ये तो एज एन एक इनपुट काउंट हो गया। फिर कंपनी की पॉलिसीज़ होती हैं, हर कंपनी की डिफरेंट पॉलिसीज़ होती हैं। ठीक है, फ़र्ज़ करें एक कंपनी है जो जो ये पॉलिसी रखती है कि हम सब कॉन्ट्रैक्टिंग अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि सब कॉन्ट्रैक्टिंग का मतलब ये है कि आप अपनी ही कंपनी का वो काम जो कि आप किसी भी वजह से पूरा नहीं कर पा रहे, आप किसी और कंपनी को दे देते हैं ताकि वो आपके लिए वो पूरा करके दे दे, और फिर आप कस्टमर को वो तमाम की तमाम प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो कंपनी की पॉलिसी है कि वो भरोसा नहीं रखती किसी और कंपनी पर, वो चाहती है कि सब कुछ हम खुद ही करें। या फिर वो कंपनी कहती है कि हम ओवर टाइम नहीं करेंगे, आपने जो भी बनाना होगा रेगुलर टाइम में बनाना होगा, ओवर टाइम की पॉलिसी हम अलाउ नहीं करती। या फिर कोई मटेरियल की पॉलिसी हो कि जी मटेरियल जो है, जो रॉ मटेरियल है, वो आप अपनी वेयर हाउस में या फैक्ट्री के अंदर 2 महीने से ज़्यादा टाइम का नहीं रख सकते। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे जो है, या फिर इकोनॉमिक की पॉलिसी हो सकती है कि जी आप बैंक से कर्जा नहीं ले सकते। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स की पॉलिसीज़ होती हैं, पॉइंट्स होते हैं, कुछ डूज़ एंड डोंट्स होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। उनका आपको पहले से पता होना ज़रूरी है ताकि वो भी प्लानिंग का हिस्सा हो। ऐसा ना हो कि आप कुछ ऐसा प्लान कर रहे हो जो कि आपकी कंपनी की पॉलिसी के अगेंस्ट हो, उससे कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हो। ठीक है, तीसरा हमारे पास है स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। तो फ़र्ज़ करें आपकी कंपनी का स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है कि आपने हाईएस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करनी है। तो उसका भी प्लानिंग के अंदर शामिल होना आपको पता होना ज़रूरी है, ताकि आपका फोकस सिर्फ क्वांटिटी पे ना रहे, मकदार पे ना रहे, आप क्वालिटी पर भी फोकस कर रहे हो कि अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज दे रहे हो। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स। तो अगर आपको पहले से ही पता हो कि आपके पास पैसों की पोजीशन क्या होगी, क्या आपको मसले मसाइल आते हैं अमूमन। ठीक है, साल के इस हिस्से में आपके पास पैसे कम होते हैं, इस हिस्से में ज़्यादा होते हैं। ठीक है, आपको बैंक्स कर्जा नहीं देंगे। ठीक है, या आपके पास पैसों की ये पोजीशन होगी, तो उस हिसाब से फिर आप प्लानिंग करते हैं कि रॉ मटेरियल मैंने इस टाइम पे इतना लेना होगा, इस टाइम पे कम बंदे हायर करने होंगे ताकि तनख्वाह कम देनी पड़े। तो आपको फाइनेंशियल पोजीशंस का भी, अगर आपको या कंस्ट्रेंट्स का पहले से ही पता हो, तो एज एन इनपुट ये भी आपको एग्रीगेट प्लानिंग में हेल्प कर सकती है। लास्ट वन इज कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स। तो अगर फ़र्ज़ करें आपको पहले से ही पता हो कि आपके पास मशीन्स कितनी हैं और उन मशीन्स की आउटपुट जो कैपेसिटी है वो क्या है। फ़र्ज़ करें आपको ये पता पहले से ही है कि आपके पास जो मशीन्स हैं वो दिन में 100 प्रोडक्ट्स पर डे प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छी मालूमात है, अगर आपको पहले से ही पता है। आपको एग्रीगेट प्लानिंग में शामिल करेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि शायद आपको सब कॉन्ट्रैक्टिंग करनी ही नहीं करनी, आपको ओवर टाइम करना ही नहीं करना। ठीक है, या आपको बैक ऑर्डर्स में जाना ही नहीं जाना। ठीक है, तो ये तमाम एज एन इनपुट आपको
हेल्प कर रहे होते हैं। इसके बाद हमारे पास हैं एग्रीगेट प्लानिंग के आउटपुट्स। तो ये वही आउटपुट्स हैं जिनको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था जब हम टॉपिक स्टडी कर रहे थे इंटरमीडिएट रेंज प्लानिंग। ठीक है, तो बहाल फिर भी इनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज साइज ऑफ द वर्कफोर्स। तो ये आपको बताता है कि आपने कितने एम्प्लॉयज़ या कितने वर्कर्स हायर करने हैं या उनको इस्तेमाल करना है कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए या सर्विसेज के लिए। ठीक है, तो इस बार सर्विसेज साइड से एग्जांपल ले लेते हैं। फ़र्ज़ करें आपकी कंपनी है जो कि सिनेमा चलाती है। ठीक है, तो सिनेमा में कोई टिकट बेचने के लिए भी आपको वर्कर चाहिए होगा। फिर टिकट बेचने के बाद उस कस्टमर को गाइड करने के लिए कि आपने किस हॉल जाना है, बंदा चाहिए होगा। फिर हॉल में उन्होंने किस सीट पर बैठना है, उसके लिए बंदा चाहिए होगा। ठीक है, फिर और अगर आपने कोई फूड की सर्विसेज देनी है तो ब्रेक के दौरान, तो उसके लिए आपको बंदे चाहिए होंगे। मूवी चलाने के लिए, बंद करने के लिए, तो इसके लिए आपको एक वर्कफोर्स चाहिए होगी। ठीक है, तो इसके साइज को मैनेज करना जो है वो एग्रीगेट प्लानिंग में डिसीजन होता है उसका, और वो डिसीजन इन आउटपुट्स की बेस पर होता है। इसके अगेंस्ट हमने देखा था कि अगर आपके पास ये तमाम इनपुट्स आ गई हुई हैं, आपको फ़र्ज़ करें पता लग गया है कि साल के इस हिस्से के अंदर मूवीज़ ज़्यादा रिलीज़ होती हैं। ठीक है, तो फिर आप ज़्यादा लोग हायर कर रहे होगे। अगर आपको ये पता है कि साल के इस हिस्से में मूवीज़ आती नहीं है या लोग नहीं आते। ठीक है, या रात की शिफ्ट में आप मूवीज ला रहे हैं तो उसके लिए आपको शायद एक आध बंदा ही चाहिए हो, तो फिर आप अपने वर्कफोर्स का साइज़ जो है वो कम कर लेते हैं। वो बंदे फिर आप उतने नहीं हायर कर लेते, या अगर आपने ज़्यादा हायर किए होते हैं तो उनको आप उनसे नौकरी आप वो छुड़वा लेते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से एग्रीगेट प्लानिंग में साइज ऑफ द वर्कफोर्स डिसाइड हो रहा होता है। फिर आपने एज एन आउटपुट आपको इस प्लानिंग से इन्वेंट्री लेवल्स भी पता लग रहे होते हैं। आप अगर कोई प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं तो आपको एज एन आउटपुट ये पता लग जाता है कि जी मुझे कितना रॉ मटेरियल मैनेज करना है, कितने मुझे अगर कोई फ़र्ज़ करें आइसक्रीम बनानी पड़ रही है तो कितना दूध मेरे पास मेरी जो है वो फैक्ट्री के अंदर होना चाहिए या वेयर हाउस के अंदर होना चाहिए। सिमिलरली और भी बाकी मटेरियल्स, फिर फिनिश्ड गुड्स, अगर तो मैं कोई और ऐसी पंखे बेच रहा हूँ तो क्या पता मैं पहले से कुछ पंखे बना के रखूँ जो एज अ फिनिश्ड गुड्स पड़ी हों। ठीक है, मेरे पास फैक्ट्री में या आउटलेट में, ताकि कल को अगर उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ रही हो तो मैं उसको भी इस्तेमाल कर सकूँ। ठीक है, तो ये इन्वेंट्री लेवल्स जो हैं वो भी मुझे हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, फिर एज एन आउटपुट प्लानिंग में ये भी मैं मैनेज कर सकता हूँ कि मैंने क्या ये डिमांड जो मेरे पास आई हुई है प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने की, वो मैंने रेगुलर टाइम में करनी है। शिफ्ट अगर मेरी 9 से 6 है फैक्ट्री की तो उसी में करनी है, या कोई ओवर टाइम लगाना है। काम ज़्यादा है तो मुझे शायद 2-3 घंटे जो है अपने वर्कर्स को एक्स्ट्रा काम कराना पड़े। ठीक है, तो ये भी एज एन आउटपुट जो है इस प्लानिंग के थ्रू डिसाइड होता है। सब कॉन्ट्रैक्शन तो नहीं करनी मैंने। ठीक है, कि मैंने अपनी किसी सिस्टर कंपनी होगी। ठीक है, बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि हमारे किसी और शहर में हम कोई और कंपनी होती है, या सिमिलर सॉर्ट ऑफ एक और फैक्ट्री होती है जो कि जिनसे आपका ताल्लुक़ वास्ता होता है, तो आप उनसे वो प्रोडक्ट्स बना लेते हो, क्योंकि आपको पता है कि आप जितनी भी मशीन्स लगा लो, जितने भी लोग लगा लो, आपके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप वो डिमांड जो है पूरी कर पाएँ, तो फिर आप उसको सब कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ये मैंने इनकी जो है ना हाई लेवल जो है वो डिटेल्स भी लिखी हुई हैं। ठीक है, तो सिमिलरली हमारे पास बैकलॉग्स और बैक ऑर्डर एक ही चीज़ होती है। ठीक है, इसके अगेंस्ट मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था कि कस्टमर्स की अगर डिमांड आती है और आपको पता लग गया है कि ये आप उस वक्त पे नहीं मीट कर पाओगे, तो आप उस कस्टमर से कहते हैं कि आपको ये चीज़ जो है वो इस वक्त में मिलेगी। वो अगला माह हो सकता है, या अगले 3 माह हो सकते हैं, या अगले 6 माह हो सकते हैं। ठीक है, तो बैक ऑर्डर कहलाया जाता है। कस्टमर उसकी पेमेंट कर देता है, लेकिन ये है कि उसको वो आइटम या प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जो हैं वो बाद में दी जाती हैं, तो उनको बैक ऑर्डर से बैकलॉग्स कहा जाता है। लॉस सेल की डेफिनेशन ये है, इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई डिमांड आई हुई थी कस्टमर की, और वो आप सब कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू या फिर रेगुलर टाइम या ओवर टाइम के थ्रू या बैकलॉग के थ्रू, आप किसी भी थ्रू जो है वो मैनेज नहीं कर पा रहे। ठीक है, और आपको यकीन है कि ये जो है लॉस्ट हो जाएगी सेल, ये किसी और कंपनी के पास चली जाएगी। ठीक है, और कस्टमर भी वहीं जाएगा, उसी कंपनी को पैसे दे रहा होगा, तो वो लॉस्ट सेल कहलाती है। तो ये वो तमाम के तमाम जो है वो आउटपुट से। आई होप आपको आज का ये टॉपिक बेहतर तरीके से समझ आया होगा। सिमिलर सॉर्ट ऑफ शॉर्ट वीडियोस को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।